नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित मैं नर्क से बोल रहा हूं कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम आज मैं आपके समक्ष आधुनिक काल के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दूंगा। फिर इसके बाद मैं नर्क से बोल रहा हूं कहानी की सार गर्भित आलोचना या सार या सारांश या विशेषता को बतलाने का प्रयास करूंगा। तो आइए अब मैं सर्वप्रथम आपके समक्ष मैं नर्क से बोल रहा हूं कहानी की सार गर्भित आलोचना या सार या सारांश या विशेषता को बतलाने से पहले आधुनिक काल के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का सामान्य साहित्यिक परिचय प्रस्तुत कर दूं। ध्यान देकर सुनिएगा। आधुनिक काल के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का सामान्य परिचय। श्री हरिशंकर परसाई आधुनिक हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ एवं सफल व्यंग्यकार हैं। ये एक उच्च कोटि के कहानीकार, निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नाम की एक साहित्यिक पत्रिका निकाली थी। यह पत्रिका मासिक पत्रिका थी। कई पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं छपती रही है। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के एक ऐसे समर्थ व प्रतिनिधि कहानीकार हैं जिन्होंने कहानी में व्यंग्य को प्रमुख अस्त्र के रूप में प्रयुक्त व स्थापित किया है। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग्य किया है। श्री हरिशंकर परसाई जी की भाषा का एक खास अंदाज है जिसके कारण वह पाठकों के मर्म को छू लेती है। परसाई जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार है। कहानी संग्रह। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, माटी कहे कुम्हार से, भोला राम का जीव आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उपन्यास। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल आदि प्रमुख उपन्यास हैं। संस्मरण। तिरछी रेखाएं संस्मरण। व्यंग्य संग्रह। तब की बात और थी, वैष्णव की फिसलन, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है तथा विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।
हरिशंकर परसाई जी हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया है और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत की परिधि से निकालकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा है। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में केवल गुदगुदी ही पैदा नहीं करती है, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा भी करती है जिनमें किसी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। इनकी व्यंग्यात्मक कहानियों के विषय शिक्षा, राजनीति, चिकित्सा, शोषण, आडंबर, ढोंग, रूढ़िवादिता, संस्कार, बद्धता, प्रदर्शन, भ्रष्टाचार आदि से संबंधित होते हैं। वे छोटी सी छोटी घटना को लेकर उसके समरूप कई अनुभवों को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा शैली में एक खास किस्म का अपनापन है जिससे पाठकों का बहुत मनोरंजन होता है। साथ ही साथ पाठक यह महसूस करते हैं कि लेखक मानो उनके सामने ही बैठकर लिख रहा हो। व्यंग्य विधा की इस अप्रतिम प्रतिभा का निधन 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हो गया। निस्संदेह श्री हरिशंकर परसाई हिंदी के एक सफल व्यंग्यकार हैं। आइए अब मैं हरिशंकर परसाई कृत मैं नर्क से बोल रहा हूं कहानी की सार गर्भित आलोचना या सार या सारांश या विशेषता को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। सच पूछा जाए तो ये हिंदी के एक उच्च कोटि के व्यंग्य प्रधान कहानीकार हैं। मैं नर्क से बोल रहा हूं इनके द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर कहानी है। यह कहानी उनकी अत्यंत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी मैं शैली में लिखी गई एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का प्रमुख पात्र मैं पात्र है या स्वयं कहानीकार हैं। प्रस्तुत कहानी में कथाकार ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को बड़े ही सुंदर व मार्मिक ढंग से प्रकाश डाला है। कहानी का शीर्षक मैं नर्क से बोल रहा हूं प्रत्येक दृष्टि से एक सार्थक, आकर्षक एवं सटीक शीर्षक है। कारण कहानी की पूरी कथा नर्क से ली गई है। कहानीकार अपनी पूरी बात नर्क से कहता है। कहानीकार ने इस कहानी में समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, भुखमरी तथा अन्य कई सामाजिक समस्याओं को जो स्वतंत्रता के बाद उभरी थी उस पर तीखा व्यंग्य करते हुए यह शीर्षक चुना है जो प्रत्येक दृष्टि से सार्थक और सटीक है।
किसी भी रचना का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे हमें उस कहानी के विषय में तत्कालीन समाज की अत्यधिक जानकारी मिल सके। इस दृष्टि से यह शीर्षक यानी मैं नर्क से बोल रहा हूं शीर्षक के चयन में हरिशंकर परसाई जी को पूरी सफलता मिली है। इस कहानी के बारे में कुछ भी चर्चा करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानना अत्यंत आवश्यक है जिस पर इस कहानी की रचना की गई है। भारतवासियों ने भारत की आजादी से पहले जिस सुनहरे भविष्य की कल्पना की थी, आजादी के बाद उसमें उन्होंने कुछ खास परिवर्तन नहीं पाया। नए नए उद्योग धंधे अवश्य स्थापित हुए, लेकिन उनकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। अब भी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। आज भी हमारे समाज में खूब भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई और गरीबी है और उसे बढ़ावा भी दे रहे हैं ये तथाकथित नेता और अफसर। कल के नेता वादे तो बहुत करते हैं पर कुछ भी नहीं करते हैं। बस किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देते हैं। उनकी तरह इनके वादे भी झूठे होते हैं। सिर्फ वादे करके जनता को एक प्रकार से बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं। इन सब समस्याओं के बीच हरिशंकर परसाई जी ने अपनी घटनाओं को नया आकार दिया है। मैं नर्क से बोल रहा हूं कहानी में सामाजिक समस्याओं के साथ साथ आजकल के नेताओं द्वारा उत्पन्न भ्रष्टाचार को केंद्र में रखा गया है। कहानी की पूरी कथा नर्क से ली गई है। कहानीकार जीते जी न तो अपनी बात किसी को कह पाता है और न ही समाज के लोगों को अपनी बात समझाने में सफल हो पाता है। इसीलिए उन्होंने स्वयं को मारकर अपनी बात समाज के लोगों के सामने रखता है। दरअसल समाज में रहने वाले लोग इतने स्वार्थी, निष्ठुर, निर्मम और संवेदन शून्य हो गए हैं कि लोगों को जिंदा आदमी की बात सुनने के लिए समय ही नहीं है और इसके लिए वे अभ्यस्त भी नहीं हैं। इसीलिए वह मरकर अपनी बात को कहना चाहता है। कहानीकार को इस बात का बहुत दुख होता है कि जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक उसकी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता है, लेकिन वही उसके मर जाने पर लोग उसकी सड़ी गड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हैं। उसकी कब्र पर लोग दिया जलाते हैं। मरते वक्त जिन लोगों को पानी तक नहीं मिलता है और वही उसकी अस्थियों को लेकर गंगा जल में प्रवाहित या विसर्जित करने चले जाते हैं। इसीलिए लेखक को अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने को मारना पड़ता है। लेखक भली भांति जानता है कि
यहाँ के लोगों को किसी की बात सुनने के लिए फुर्सत नहीं है और न ही जिंदा आदमी की बात को सुनने का उन्हें अभ्यास है। मैं पात्र यानी लेखक एक बहुत ही भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति था। वह छल प्रपंच से कोसों दूर था। किसी से उनका न तो कोई लेना था न ही देना, और न ही वह किसी प्रकार के किसी षड्यंत्र में रहता था। यहाँ तक कि अन्याय का प्रतिवाद करना भी नहीं जानता था। मरने के बाद लेखक को पता चला कि उसकी मौत भूख से नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने आत्महत्या की थी। ऐसा ही एक भ्रष्ट मंत्री ने संसद में कहा था। फिर लेखक के साथ एक अजीब घटना घटी। लेखक सीधे नर्क में पहुंचा और उनका कुत्ता सीधे स्वर्ग में पहुंचा। यह देखकर लेखक हैरान हो जाता है। कुत्ता लेखक का साथी था। कई लोगों ने कुत्ते को पालना भी चाहा था, लेकिन यह कुत्ता किसी के पास नहीं गया। इसीलिए लेखक कुत्ते को स्वर्ग में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन साथ में हैरान भी हुआ। लेखक सीधे भगवान के पास गया और प्रार्थना की कि हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय अत्याचार भोग कर इस आशा में यहां आया कि कम से कम मुझे यहां न्याय मिलेगा, पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे यहां भी न्याय नहीं मिला। मेरा कुत्ता स्वर्ग में है और मैं नर्क में हूं। जीवन भर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, भूखों मर गया लेकिन चोरी नहीं की। कभी दीवार लांघकर चोरी कर पेट की आग बुझाने की कोशिश नहीं की। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, जबकि मेरा कुत्ता जैसे सभी कुत्ते होते हैं वैसा ही मेरा कुत्ता था। यह कई बार चोरी करके अपना पेट भर चुका था। यही नहीं, कई बार आपका भोग खाते हुए पकड़ा भी गया था और पीटा भी गया था। फिर भी यह कुत्ता स्वर्ग में है और मैं नर्क में हूं। घोर आश्चर्य होता है प्रभु, और बहुत दुख भी होता है। आखिर यह सब कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान काफी देर तक लेखक की बातें सुनते रहे। फिर बोले कि यहां तो लिखा हुआ है कि तुमने आत्महत्या की है, और आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा पाप होता है। जबकि लेखक ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं भूख से मरा हूं, मैंने आत्महत्या नहीं की है। प्रभु बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे देश के अन्न मंत्री ने तुम्हारे आत्महत्या करने की बात पुष्टि की है, और तुम्हारे शरीर के पोस्टमार्टम से यह बात सिद्ध भी हुई है। यह सुनकर लेखक हैरान हो जाता है और दुखी भी हो जाता है। लेखक ने कहा कि यह रिपोर्ट झूठा है, मेरा तो पोस्टमार्टम भी हुआ ही नहीं है, मुझे तो जला दिया गया था।
वह अपना हाल आगे बतलाते हुए ईश्वर से कहता है कि वह तो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वह तो एक बेकार आदमी था। वह जहां रहता था उसके आसपास अट्टालिकाएं अवश्य थी, परंतु उसका पूरा जीवन एक बहुत ही गंदी झोपड़ी में व्यतीत हुआ था, जहां केवल दुर्गंध आती थी। उसके घर के चारों ओर अन्न का अवश्य भंडार हुआ करता था, लेकिन वह गरीबों के लिए नहीं था, वह तो केवल जमाखोरों और चूहों के लिए था। जिस दिन लेखक की मौत हुई थी, उस दिन वे भूख से तड़प रहे थे। पड़ोस में एक रईस आदमी रहता था, वह बहुत ही अमीर आदमी था। सारा गांव जानता था कि उसके पास हजारों बोरे अन्न हैं, पर उसे कोई कुछ नहीं कहता था। उल्टे पुलिस वाले उसकी रक्षा करते थे। आज उसके लड़के की शादी थी और वहां से तरह तरह के पकवानों के बनने की अच्छी खुशबू आ रही थी। लेखक को इस बात का संतोष था कि चलो कम से कम पकवानों के बीच उसकी मौत तो हुई है। लेखक और कुत्ते की मौत में केवल इतना ही अंतर था कि उनका कुत्ता दीवार के उस पार जाकर पकवान खाकर डंडे की चोट खाकर मरा था और लेखक भूखे प्यासे मरा था। इतना ही नहीं, मरने के बाद लेखक का दाह संस्कार लकड़ियों के अभाव में अच्छी तरह नहीं किया गया था। नरक में रहने के बाद भी लेखक ने भगवान से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वह पृथ्वी पर नरक से भी बदतर स्थिति में जीवन जी रहा था। लेखक की सारी कहानी सुनने के बाद भगवान ने उसके प्रति कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं की, क्योंकि पाप पुण्य के चक्कर में पड़कर उसने कोई संघर्ष नहीं किया और भूखों मरा, जबकि कुत्ते ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने जीवन को जीने के लिए लगातार संघर्ष किया। इसलिए भगवान ने कहा कि हे मनुष्य, तुम नरक में ही रहोगे और यह कुत्ता स्वर्ग में जाएगा। इतना ही नहीं, यह तुम्हारे बगल का जो कमरा खाली पड़ा हुआ है वह उस झूठे मंत्री के लिए खाली रहेगा। यह सब सुनकर लेखक हैरान हो जाता है। अतः भगवान ने उल्टे लेखक को ही दोषी ठहराकर उसे प्रताड़ित किया और कहा कि मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, कार्य करने की शक्ति दी है और तू अकर्मण्य बना रहा, बुजदिल बनकर कीड़े मकोड़ों सा जीवन जीता रहा और एक दिन मर गया। तुम तो कुत्तों से भी गए बीते हो, अतः तुम्हारा कुत्ता स्वर्ग में रहने का अधिकारी है और तुम नरक में ही रहोगे। परंतु लेखक भगवान के इस निर्णय से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि हतप्रभ हुआ और भगवान के इस प्रकार के निर्णय का कारण जानना चाहा। भगवान ने कहा कि तुम
कुत्ते से भी गए गुजरे हो। तुम बिल्कुल कायर हो, मूर्ख हो। कुत्ते की मौत तो एक शहीद की तरह हुई है, क्योंकि उसने अपनी भूख को मिटाने के लिए दीवार को तोड़ने का साहस दिखलाया था, परंतु तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह अन्याय का सदा विरोध करता रहा और अंत में एक दिन मर गया, परंतु तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जबकि लेखक अपने पक्ष में यह तर्क देता है कि हे भगवान, दीवार तोड़ना क्या अन्याय नहीं होता? क्या यह पाप नहीं होता? भगवान ने बताया कि पाप पुण्य पर विचार करने वाले लोग दरअसल कायर होते हैं। वह दीवार तो मेरी बनाई हुई नहीं थी, उसे तो स्वार्थ की पूर्ति करने वाले मनुष्यों ने बनाई थी। फिर इसे तोड़ना कैसे पाप हो सकता है? यानी उसे तोड़ना बिल्कुल पाप नहीं था। उसे न तोड़ना ही मूर्खता और कायरता थी। कुत्ता तुमसे अधिक समझदार था, क्योंकि उसमें दीवार लांघने का साहस और विवेक था। उसमें मानवीय गुण भरे हुए थे और तुम में पशुत्व। तुम्हारे जैसे भीरू, कायर, मूर्ख को नरक नहीं मिलेगा तो क्या स्वर्ग मिलेगा? तुम तो कुत्ते से भी गए बीते हो। तुम जैसे अकर्मण्य, कायर और मूर्ख तथा पाप पुण्य के चक्कर में पड़ने वाले लोगों के लिए नरक नहीं होगा तो क्या तुम्हें इंद्रासन मिलेगा? अब तो मैं सोचता हूं कि मनुष्य का निर्माण करना छोड़कर केवल कुत्ते का ही निर्माण करूं, कारण तुम जैसे मनुष्यों ने मुझे बहुत निराश किया है। इतना कहकर अंत में उसे नरक में धकेल दिया जाता है। लेखक को अंत में अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि उसने अपने अधिकारों के लिए कभी कोई संघर्ष नहीं किया, जो बहुत ही गलत था। जीवन भर पाप पुण्य के चक्कर में पड़कर अकर्मण्य बनकर जीवन जीता रहा। अपने अधिकारों के लिए न लड़कर कायरों की तरह मरने से अच्छा था कि वह भी कुत्तों की तरह संघर्ष करके मरा होता तो कितना अच्छा होता। कहने का अर्थ यह है कि उन्हें भी कुत्ते की तरह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए था। यह कहानी यही समाप्त हो जाती है। अब आइए, अब मैं हरिशंकर परसाई द्वारा रचित मैं नर्क से बोल रहा हूं कहानी के उद्देश्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मैं नर्क से बोल रहा हूं कहानी का उद्देश्य। मैं नर्क से बोल रहा हूं हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर कहानी है। यह कहानी उनकी अत्यंत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी मैं शैली में लिखी हुई एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक
और न्यायिक व्यवस्था का पर्दाफाश करना है तथा एक ऐसे समाज की रचना करना है जहां अन्याय, अत्याचार, शोषण तथा अभाव का नामो निशान ना हो। समाज में नई जागृति लाना तथा एक ऐसे जन समूह को तैयार करना जो इन्हें दूर करने के लिए संघर्ष या क्रांति करने के लिए सदैव तैयार रहे। और यह तभी हो पाएगा जब हम पाप पुण्य, धर्म अधर्म के चक्कर में न पड़कर इनका विरोध करेंगे, कायरता तथा भय का परित्याग करेंगे। यही नहीं, इस कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने यह भी संदेश दिया है कि कभी भी कठिनाइयों और जटिलताओं से हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ समस्याओं से जूझना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए। हमें भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मवादी बनना चाहिए। सदा संघर्षशील बनकर जीवन जीना चाहिए। अन्याय, अत्याचार सहन करना एक तरह से कायरता है, परंतु समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, शोषण का विरोध करना वीरता है और प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य है कि वह समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार व शोषण का खुलकर विरोध करे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हरिशंकर परसाई जी ने बड़ी कुशलता पूर्वक अपनी बातों को पाठकों के हृदय में उतारने का प्रयास किया है। परसाई जी को अपनी बात को जन जन तक इस कहानी के माध्यम से पहुंचाने में पर्याप्त सफलता मिली है। परसाई जी के निबंधों में कहानी की विशेषता है और कहानी में निबंधों की, इसे हम इस रचना में देख सकते हैं। इस रचना को हम कहानी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें कहानी के अधिकांश तत्व मौजूद नहीं हैं और न ही कोई कथा वस्तु है और न ही कोई चरित्र चित्रण। इस कहानी की भाषा सरल, सरस, सहज और रोचक है। परसाई जी उच्च कोटि के व्यंग्यकार हैं। पूरी कहानी में जगह जगह पर तीखा व्यंग्य मिलता है। परसाई जी भाषा के विशेषज्ञ थे। वातावरण और देश काल और परिस्थितियों के अनुसार ही भाषा गढ़ने में परसाई जी कुशल थे। मैं नर्क से बोल रहा हूं कहानी में भी उन्होंने अपने उत्कृष्ट भाषा शैली का प्रयोग किया है। कथा का भाव, कथा की गति आदि को दर्शाने के लिए उपयुक्त भाषा शैली को अपनाया है। इस दृष्टि से हरिशंकर परसाई जी को पर्याप्त सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है, अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में कहीं अगर
आपको किसी प्रकार की त्रुटि या कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स द्वारा अवश्य सूचित हमें करें, ताकि अगले वीडियो में मैं उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।